नमस्कार। रविवार स्पेशल, संडे स्पेशल में आपका स्वागत है। और इसमें हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि किसी ऐसे विषय को टच किया जाए जिस पर पूरे सप्ताह बातचीत नहीं हो पाती है या उस सप्ताह का कोई चर्चित मुद्दा हो। जैसे कि आजकल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आरक्षण को लेकर, ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने को लेकर एक विवाद में फंसे हुए हैं, जिसे लेकर सोशल मीडिया में बहुत कुछ लिखा जा रहा है। मोहन यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं और उनके सामने शिवराज सिंह चौहान की लीगेसी थी जिसे उन्हें कैरी फॉरवर्ड करना था, तो निश्चित रूप से दबाव उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। और केवल मोहन यादव ही नहीं, पिछले कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी ने कई स्टेट्स में इस तरह के प्रयोग किए हैं। पुष्कर सिंह धामी जब पहली बार मुख्यमंत्री बनाए गए थे तो 2 मुख्यमंत्री बदले गए थे, उसके बाद उनका नंबर आया था और केवल 6 महीने के बाद वो 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद फिर विधानसभा के चुनाव हो गए थे। और जब विधानसभा के चुनाव हुए तो पुष्कर सिंह धामी अपना चुनाव हार गए और बीजेपी की सरकार वहां पर बन गई। इसके बावजूद भी उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और आज वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं। आज ये माना जा सकता है कि वो उस श्रेणी की तरफ बढ़ रहे हैं जिस श्रेणी में भाजपा शासित राज्यों में योगी आदित्यनाथ या हेमंत बिस्वा शर्मा पहुंच चुके हैं। उससे थोड़ा सा ही नीचे आप मान सकते हैं उनको, उनके प्रशासनिक कामकाज की वजह से। तो आज के इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे, खासतौर से 4 मुख्यमंत्रियों के बारे में बात करेंगे जो फर्स्ट टाइमर हैं, पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं और बड़ी महत्वपूर्ण परिस्थितियों में उनको कमान सौंपी गई है। जैसे मोहन यादव के बारे में बात करेंगे जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उड़ीसा के मोहन चरण मांझी। देखिए, मोहन चरण मांझी की अगर मैं बात करूं तो मोहन चरण मांझी को तो पहली बार बनना ही था, क्योंकि उड़ीसा में कभी भाजपा की सरकार रही नहीं, लेकिन राजस्थान में भाजपा की सरकार कई बार रही है। वसुंधरा राजे वहां पर सीएम रही। कई बार सरकार मध्य प्रदेश में रही है, वहां पर शिवराज सिंह चौहान लगभग 2 दशक से मुख्यमंत्री थे और छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह कई बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वहां पर भी इस बार बीजेपी नया फेस ले आई। तो यहां पर अगर मैं कुल मिलाकर इनके सिनेरियो की बात करूं तो दोस्तों, यहां पर जैसे कि मध्य प्रदेश के मोहन यादव हैं, इनके बारे में लोग ये कहते हैं कि इनको मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया था क्योंकि 3 राज्यों के समीकरण बीजेपी को साधने थे। यादव वोट हरियाणा में है, बिहार में है और उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक है, तो इसी वजह से उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था कि इन राज्यों में उनका इस्तेमाल किया जाएगा। और हरियाणा में किया भी गया और हरियाणा में सफलता भी मिली भाजपा को। लेकिन अब दारोमदार है बिहार को लेकर। बिहार में मोहन यादव से काफी प्रचार कराने के बारे में भाजपा विचार विमर्श कर रही है और जब बिहार के चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से वो वहां पर काम करते हुए नजर भी आएंगे। लेकिन इस समय विवादों में घिरे हुए हैं मोहन यादव। अगर उनके बारे में अलग अलग हम विचार करें, मोहन यादव के बारे में ही अगर मैं विचार करूं तो मोहन यादव ने खुद को योगी आदित्यनाथ का जो काम करने का मॉडल है, कठोर प्रशासनिक मॉडल जो है उनका, उस पर लगभग उन्होंने अनुकरण करने की कोशिश की है। जैसे अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर अभियान चलाना, नौकरशाही पर नकेल कसना, जैसे गुना बस हादसे के बाद कलेक्टर, एसपी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, प्रमुख सचिव परिवहन को पद से हटाना, ये सब उनके बड़े डिसीजंस थे और ये माना गया कि उन्होंने कठोर प्रशासनिक डिसीजन लिए हैं। उन्होंने भोपाल के विवादास्पद बीआरटीएस कॉरिडोर को खत्म करने जैसा ठोस निर्णय भी लिया। अगर मैं उनके गुणों के बारे में बात करूं, मोहन यादव के बारे में, तो नौकरशाही और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो उनकी नीति है उस पर वो आगे चले हैं। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने सख्त कानून स्टेट में बनाए हैं, जिसका असर धार्मिक स्थलों पर जो लाउड स्पीकर वगैरह लगाए जाते हैं उनको हटाने का भी अभियान वहां पर चलाया गया। और वर्षों से लंबित पार्वती काली सिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना को उन्होंने बढ़ाया। यह बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, लेकिन शुरुआती कठोर फैसलों को जनता की संवेदनशीलता के साथ संतुलित करने में कुछ मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ा। जैसे पीथमपुर से यूनियन कार्बाइड के कचरे के निपटान के खिलाफ विरोध, जिसे उन्होंने गलतफहमी बताया।
पीने के पानी और बिजली कटौती जैसी रोजमर्रा की समस्याओं से भी वो जूझ रहे हैं। और अभी हाल ही में एक विवाद खड़ा हो गया जो ओबीसी को लेकर के, हम ओबीसी की सीमा को 73% बढ़ा देंगे रिजर्वेशन की, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हालांकि इस बारे में सरकार का मत कुछ और है और मोहन सिंह यादव का मत कुछ और है और पब्लिक का परसेप्शन कुछ और है, लेकिन फिर भी इस समय वो विवादों के घेरे में है। मोहन सिंह यादव को अक्सर आपने देखा होगा कि वो कभी तो लाठी चलाते हुए संघ के एक कार्यकर्ता की तरह नजर आते हैं, कभी बच्चों के साथ काम करते हुए नजर आते हैं, कभी सड़क के किनारे बैठी हुई किसी महिला से सब्जी खरीदते हुए नजर आते हैं। उन्होंने पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ और शिवराज सिंह चौहान के मॉडल का एक मिक्सचर, उसको उन्होंने फॉलो करने की, एक फ्यूजन, उसको फॉलो करने की कोशिश की है और उसमें अभी तक तो वो सफल रहे हैं। लेकिन फिर भी मीडिया में इस प्रकार की खबरें आने लगी हैं कि मध्य प्रदेश में अधिकारी और जो सरकारी मशीनरी है बेलगाम हो रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इस पर निश्चित रूप से उन्हें नियंत्रण पाना होगा। बाकी अभी उनके पास समय है और उनके ऊपर दबाव भी बहुत रहता है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े लीडर भी उनके स्टेट से ही आते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, उन सब चीजों से मोहन यादव पर सबसे ज्यादा फोकस इन सारे मुख्यमंत्रियों में से है। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, उनके बारे में बात करेंगे। उन्होंने एक अलग तरह का मॉडल अपनाया। जो पिछली सरकार की विरासत थी उसको उलटने, प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने पर उन्होंने फोकस किया। गहलोत सरकार ने 9 नए जिले बनाए थे और 3 नए संभाग बनाए थे, उनको उन्होंने सरकार बनते ही निरस्त कर दिया। फ्लैगशिप योजनाओं की संख्या 33 से घटाकर 25 कर दी, जिससे कि निगरानी अधिक फोकस्ड हो चुके और उससे रिजल्ट अच्छे निकल सके। योजनाओं की मासिक समीक्षा करते हैं भजनलाल शर्मा, और यह भी बात है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सीधे के सीधे रिपोर्ट करते हैं मुख्यमंत्री को। तो इसमें कुछ चीजें हैं। हालांकि शुरुआत में उन्होंने कोशिश की थी कि वीआईपी कल्चर को कम करें, कि साहब गाड़ियों का काफिला जो मुख्यमंत्री के साथ चलता है उसको कम किया जाए, लेकिन बाद में एक गाड़ी उनके काफिले में घुस गई थी तो फिर उसके बाद वो योजना भी उनकी घुस गई। लेकिन भजनलाल शर्मा पर दबाव है। मोहन यादव के बाद अगर किसी पर सबसे ज्यादा दबाव है तो वो भजनलाल शर्मा पर है कि उन्हें, क्योंकि लोकसभा चुनाव में नतीजे अच्छे नहीं आए, राजस्थान से बीजेपी को उस प्रकार की सफलता नहीं मिली। जब बीजेपी की मुख्यमंत्री वसुंधरा हुआ करती थी तो राजस्थान की सारी सीटें लोकसभा की भाजपा जीत लिया करती थी, लेकिन इस बार भाजपा को वहां पर बड़ा झटका लगा है। तो उनके बारे में आप कह सकते हैं कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण, प्रशासनिक ढांचे को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, बदलना, और जो डीबीटी होता है, लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो मिलते हैं, उस पर तेजी से उसमें काम करने पर उन्होंने बल जरूर दिया है। लेकिन निचले स्तर की जो प्रशासनिक मशीनरी है उस पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने में अभी भजनलाल शर्मा सफल नहीं हो पाए हैं। आप देखिए, पटवारियों की 10 दिन की हड़ताल हुई और एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा रिश्वतखोरी के मामले में कई चुनौतियां उनके सामने आई। कई राजस्थान के कई बड़े बड़े कर्मचारी और अधिकारी पकड़े गए हैं इसमें। उनका मॉडल अभी योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा या पुष्कर सिंह धामी के आसपास पहुंचता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। उनके बारे में शुरुआत में यह भी एक परसेप्शन बना कि वो दिल्ली के एक डमी कैंडिडेट हैं। ये अक्सर बातें तो कही जाती हैं, जब मुख्यमंत्री का फैसला दिल्ली का नेतृत्व करता है तो ये बातें होना स्वाभाविक ही है। लेकिन भजनलाल शर्मा पर दबाव है परफॉर्मेंस का, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उस प्रकार के रिजल्ट्स नहीं आए थे। मध्य प्रदेश में यह बात नहीं थी। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय, आदिवासी नेतृत्व, कल्याणकारी योजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन, ये इनका एक मुख्य लक्ष्य है और इन्होंने कई मजबूत काम किए भी हैं। खासतौर से छत्तीसगढ़ से जो नक्सलवाद को खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं उसमें उनका तालमेल केंद्र सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ बेहतर रहा है। वैसे भी नक्सलवाद को खत्म करने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की खुद बड़ी भूमिका रही है, लेकिन उसमें विष्णुदेव साय के नेतृत्व को भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा विष्णुदेव साय का जो शासन मॉडल है, चुनावी गारंटी डिलीवरी, आदिवासी नेतृत्व को मजबूत करना, इस पर आधारित है। उनकी सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत 24.72 लाख किसानों के खातों में 13,320 करोड़ रुपए का त्वरित हस्तांतरण किया
उन्होंने महतारी वंदन योजना और रामलला दर्शन योजना का भी तेजी से क्रियान्वयन किया। उनका प्रशासनिक ध्यान पारदर्शिता और सुशासन बनाए रखने पर है, जिसके लिए उन्होंने प्रभारी सचिवों से हर 2 माह में जिलों का दौरा करके समीक्षा करने के उन्होंने आदेश दिए हैं। अच्छा स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है, यानी कि उन्होंने एक अपना ही मॉडल बनाने की कोशिश की है। हालांकि पिछली कांग्रेस की सरकार की जो गोधन न्याय योजना थी, वर्मी कंपोस्ट की विफलता, उसको संभालना उनके लिए एक बड़ी चुनौती है, जहां करोड़ों रुपए बर्बाद हुए और खाद गोदामों में बेकार पड़ी रही। उनकी कार्यशैली दक्षता और वितरण पर अधिक केंद्रित है, न कि योगी आदित्यनाथ या हेमंता जैसी वैचारिक आक्रामकता पर। उनको मतलब वो उस तरह से मैंने कभी नहीं देखा है कि वो बहुत ज्यादा हिंदूवादी एजेंडे पर या बीजेपी का जो कोर एजेंडा है हिंदुत्व का, उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। प्रशासनिक कार्यों पर, अच्छा शासन करने पर, अच्छी डिलीवरी पर उनका फोकस है। अंत में उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, देखिए आप सब जानते हैं कि 24 साल ऐसा हुआ है, 24 साल बाद वो ऐसा हुआ कि भाजपा को पहली बार यहां सरकार बनाने का मौका मिला। उनका जो मॉडल है सरलता और अंत्योदय पर केंद्रित है। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद उन्होंने चुनाव गारंटी योजना, सुभद्रा योजना, 21 से 59, 21 से 59 साल की महिलाओं को 5 वर्षों में 50,000 की वित्तीय सहायता देने की योजना, उसको तुरंत मंजूरी दी। जगन्नाथ मंदिर के कपाट 24 घंटे खोलने का निर्णय बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। और मुख्यमंत्री शिकायत निवारण प्रकोष्ठ को फिर से उन्होंने शुरू किया। यह एक बड़ी तारीफ के काबिल उनका काम है। अगर मैं उनके सरकार के प्रोस के बारे में, गुणों के बारे में बात करूं तो इसमें महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे बड़ी जो गारंटी सुभद्रा योजना की थी, उसका जो क्रियान्वयन किया, ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। सीधे लोगों की समस्याएं सुनने की जो बात की गई है, वो भी अच्छा प्रयास है। हालांकि योगी आदित्यनाथ भी ऐसा करते हैं, अक्सर वो जनता दरबार लगाते हैं, गोरखपुर में भी और लखनऊ में भी। लेकिन मोहन चरण मांझी 100 दिनों के भीतर लोक केंद्रित सरकार बनाने का जो प्रयास उन्होंने शुरुआत में किया था, वो काफी हद तक उनका सफल रहा। लेकिन उनका कार्यकाल अभी बहुत छोटा हुआ है, अभी 1 साल ही लगभग हुआ है। जून 2024 में उनकी सरकार बनी थी, इसलिए उनकी प्रशासनिक स्थिरता, संगठन पर जो पकड़ है, उस सब के बारे में उनका जो तुलनात्मक अध्ययन है वो किया जाना बहुत आवश्यक है। लेकिन होता क्या है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं। 2017 में पहली बार बने थे और 2022 में दूसरी बार बने। हेमंत बिस्वा शर्मा पहली बार मुख्यमंत्री बने 2021 में, लेकिन 2016 में वो मंत्री बन चुके थे, बीजेपी में पहले आ चुके थे और लगभग नंबर 2 की पोजीशन पर काम कर रहे थे। तो इन दोनों से बाकी सारे मुख्यमंत्रियों की तुलना करना ये कोई सही नहीं होगा। पुष्कर सिंह धामी के बारे में जरूर मैं बात करना चाहूंगा। पुष्कर सिंह धामी को लेकर बहुत सारी बात की जाती है। देखिए, पुष्कर सिंह धामी की सबसे बड़ी उपलब्धि है यूसीसी, समान नागरिक संहिता, जो बीजेपी और आरएसएस का टॉप प्रायोरिटी रही है हमेशा से, बरसों से बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे में जो रहा है यूसीसी, उसको उन्होंने लागू किया और अभी तक सफलतापूर्वक लागू किया गया है। इसका ऐलान उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ही कर दिया था। अब उनके पास समय था, उन्होंने 1 साल के भीतर इस पर तमाम प्रक्रिया पूरी की। इसका एक मॉडल बनाया गया, ड्राफ्ट बनाया गया, उस पर आपत्तियां ली गई और इसके बाद उसे कैबिनेट से पास करा के उसको लागू कराया गया है। तो मुझे लगता है कि पुष्कर सिंह धामी हेमंत बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ के सबसे ज्यादा करीब नजर आते हैं। बाकी चारों को अभी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने 4 नए चेहरों को इस तरीके से इंट्रोड्यूस करके एक सेकंड लाइन बनाने की कोशिश तो निश्चित रूप से की है। सफल और असफल रहना, ये व्यक्ति के जो निजी उनका कार्य करने का तरीका है, उस पर काफी हद तक निर्भर करता है। इसमें भाजपा समय ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से किसी मुख्यमंत्री को आने वाले समय में बदला भी जाए, लेकिन अभी मुझे लगता नहीं कि इन चारों में से किसी को बदले जाने की कोई संभावनाएं नजर आ रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दबाव मोहन यादव और भजन लाल शर्मा पर है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आज के विश्लेषण में इतना ही। अगर संडे स्पेशल का ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें, वरना आपको हमारे वीडियो आने का पता ही नहीं चलेगा, आपके पास नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा।
अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।